अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे ना। हदीक अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है इंडिया पाकिस्तान वॉर 1971 से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ठीक है, इस वीडियो का टाइटल है इंडिया पाकिस्तान 1971 वॉर, व्हाई हैपेंड बांग्लादेश लिबरेशन से स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, 3 दिसंबर 1971 पाकिस्तान ऑपरेशन चेंगिस खान लॉन्च करता है। इंडिया की कई एयरफील्ड्स पर बम गिराए जाते हैं पाकिस्तानी एयरफोर्स के द्वारा। अमृतसर, पठानकोट, जोधपुर, अंबाला, आगरा, श्रीनगर, टोटल में 11 एयरफील्ड्स पर हमला किया जाता है। उस शाम को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रेडियो पर एक मैसेज जारी करती हैं देश की जनता के लिए। ये कहती हैं कि इंडिया के खिलाफ एक जंग छेड़ दी गई है। मैं एक खतरे के समय बोल रही हूँ। कुछ ही घंटे पहले 3 दिसंबर पाकिस्तान ने हमारे ऊपर एक हमला किया। इंडियन एयरफोर्स रिटेलिएट करती है और कुछ इस तरीके से शुरुआत होती है दोस्तों इंडिया पाकिस्तान 1971 वॉर की। एक ऐसी वॉर जिसके अंत में एक नए देश का जन्म होता है, बांग्लादेश। लेकिन क्या कारण था आखिर, क्यों हुई ये वॉर? क्यों बांग्लादेश आजादी चाहता था पाकिस्तान से? और इंडिया का क्या रोल आता है इस पूरी कहानी में? आइए समझने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। India gave people of Bangladesh their independence. এবারের সংগ্রাম আমার মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। Pakistan lost half of its country. A new nation was born, Bangladesh. कहानी की शुरुआत करते हैं ब्रिटिश के पहले से, कॉलोनियल टाइम से पहले जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट था, यानी आज के दिन का इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, बर्मा और श्रीलंका। इस पूरे एरिया में हजारों छोटे बड़े ऑटोनोमस किंगडम्स हुआ करते थे। राजा महाराजाओं का रूल था, जिनकी अपनी लैंग्वेजेस होती थी, ट्रेडिशन होता था, अपना कल्चर होता था। जो बंगाल का एरिया होता था, स्पेसिफिकली अगर सिर्फ बंगाल वाले एरिया की बात करें, यानी आज के दिन का बांग्लादेश प्लस वेस्ट बंगाल और इसके आसपास का कुछ एरिया, इस एरिया को करीब 13th सेंचुरी से मोस्टली मुस्लिम राजाओं के द्वारा रूल किया गया था। मोहम्मद बख्तियार खिलजी जो फाउंडर थे खिलजी डायनेस्टी के, उन्होंने मुस्लिम रूल को शुरू किया था इस एरिया में अर्ली 13th सेंचुरी से। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये जानने वाली है कि जो भी रूलर्स थे यहाँ पर, उन्हें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था अपने रिलीजन को प्रीच करने में। उनका फोकस इसमें बने रहता था कि कैसे वो लोकल कम्युनिटीज को सिस्टम का हिस्सा बना सके। तो इन मुस्लिम राजाओं के टाइम में भी जो बड़े हाई ऑफिस होल्डर्स होते थे, ट्रेडर्स होते थे, म्यूजिशियंस होते थे, वो अलग अलग रिलीजियस बैकग्राउंड्स और ट्रेडिशन से आते थे। बेसिकली कहा जाए, हिंदुइज्म और इस्लाम के बीच में जो को एग्जिस्टेंस थी और इंटरमिंगलिंग थी, वो इस एरिया में बहुत देखी गई। इसकी वजह से जो कट्टरवाद था, एक्सट्रीमिज्म था, वो काफी हद तक कंट्रोल में रहा। समय में आगे चले तो साल 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी इस एरिया को टेक ओवर कर लेती है, जिसको मैंने डिटेल में इस वीडियो में समझाया है। जिसके बाद 1947 तक ब्रिटिश रूल रहता है और फिर हमें देखने को मिलता है पार्टीशन इंडिया और पाकिस्तान के बीच। As the new dominions of Pakistan and India take over their own affairs, carrying their few possessions, 1 million people become refugees overnight. साल 1940 में ही ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के एनुअल सेशन में लाहौर रेजोल्यूशन बनाया जाता है, जिसमें डिमांड उठाई जाती है कि मुसलमानों के लिए एक सेपरेट स्टेट बनाई जाए। इनका डर यह था कि अगर एक ही देश बना रहेगा तो मुस्लिम्स माइनॉरिटी बन जाएंगे और वो डर में जिएंगे। पार्टीशन करते वक्त रिलीजियस लाइंस पर बॉर्डर्स बनाने का मतलब ये था कि जो सोशल, कमर्शियल और कल्चरल संबंध थे लोगों के बीच में, उन्हें नजरअंदाज करना पड़ता। यानी बड़ी बड़ी स्टेट्स जहां पर कॉमन कल्चर्स थे, भाषाएं एक बोली जाती थी, उन्हें भी बांटा गया पार्टीशन की वजह से, बस इसलिए क्योंकि धर्म के नाम पर लोगों को डिवाइड करना है। इसके दो सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं पंजाब और बंगाल। पंजाब का कुछ हिस्सा पाकिस्तान में गया, कुछ हिस्सा इंडिया में रहा, और सेम विद बंगाल, कुछ हिस्सा इंडिया में, कुछ हिस्सा पाकिस्तान में। लेकिन बांटने का मतलब यह नहीं था कि इनके कल्चर अलग अलग हो जाएंगे। जो दो हिस्सों को बांटा गया, वहां के लोग सेम भाषा में बात करते थे, सेम कल्चर और ट्रेडिशंस को फॉलो करते थे। बंगाल में जो मुस्लिम्स पाकिस्तान के फेवर में थे, उनकी उम्मीद ये थी कि एक नया मुस्लिम देश बनने से उन्हें एक बेहतर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिलेगा, उनकी फाइनेंशियल और सोशल कंडीशन इंप्रूव होगी। इनमें से कई ऐसे लोग थे जो इंफीरियर फील करते थे हिंदू लैंडलॉर्ड्स के लिए, क्योंकि वो उनके लिए काम किया करते थे। वो पाकिस्तान की सरकार की तरफ देख रहे थे अपने फंडामेंटल राइट्स पाने के लिए। ऑब्वियसली जब बंटवारा किया गया, पार्टीशन हुआ, तो बहुत से परिवार, बहुत से लोग डिस्प्लेस हो गए। एक भारी माइग्रेशन देखने को मिली, जिसमें कई मुस्लिम्स पाकिस्तान की तरफ माइग्रेट हुए और कई हिंदूज पाकिस्तान से इंडिया आए।
इसी बीच बहुत से दंगे हुए, मॉब वायलेंस हुआ, कुछ 2 से 20 लाख डेथ्स का एस्टिमेट किया जाता है। Communal hatred flares up in the Punjab. Pakistan and India each say they are determined to stop the wholesale rioting. But meanwhile, the exodus continue. इस माइग्रेशन में एक ग्रुप ऑफ लोग थे जो बिहार में रह रहे मुस्लिम्स थे। अब बिहार ऑब्वियसली क्योंकि बांग्लादेश के ज्यादा करीब है, तो बहुत से मुस्लिम्स जो बिहार में रह रहे थे वो ईस्ट पाकिस्तान में माइग्रेट किए। इन मुस्लिम बिहारीज को स्पेसिफिकली मेंशन करना जरूरी है क्योंकि आप आगे कहानी में देखेंगे कि कैसे इन्हें माना जाता था कि बांग्लादेश के खिलाफ है, इन्हें एंटी बांग्लादेशी माना जाता था। अभी के लिए पार्टीशन पर वापस आए तो बंगाल का जो पार्टीशन हो रहा था वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा इशू था। शुरुआत में पूरे बंगाल ने पार्टीशन के खिलाफ वोट किया था, अगर इस पार्टीशन का मतलब हो कि बंगाल को पाकिस्तान का हिस्सा बनना पड़े। लेकिन इस बंगाल में ही वेस्ट बंगाल का जो रीजन था वहां रहने वाले लोग पार्टीशन चाहते थे और इंडिया को ज्वाइन करना चाहते थे। दूसरी तरफ जो ईस्ट बंगाल वाला रीजन था वो पार्टीशन नहीं चाहते थे, लेकिन अगर कोई पार्टीशन हो तो वो चाहते थे कि वो पाकिस्तान को ज्वाइन करे। तो इवेंचुअली जब पार्टीशन हुआ, वेस्ट बंगाल इंडिया का हिस्सा बना और ईस्ट बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा बना। पाकिस्तान के देश को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया जिनके बीच सेपरेशन 1500 किलोमीटर का था और बीच में इंडियन टेरिटरी थी। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि पाकिस्तान का जो नया देश बना उसमें जो मेजॉरिटी एथनिक ग्रुप था वो एक्चुअली में बंगालीज का था। आधे से ज्यादा पॉपुलेशन इस नए पाकिस्तान के देश की बंगालीज थी जो ईस्ट पाकिस्तान में रह रहे थे। बाकी वेस्ट पाकिस्तान में पंजाबीज, पख्तून्स, सिंधीज और बलोच थे। अब इवन दो बंगालीज की पॉपुलेशन ज्यादा थी पूरे पाकिस्तान में, लेकिन जो पावरफुल पोजीशंस थी जैसे कि ब्यूरोक्रेसी, मिलिट्री और पॉलिटिक्स की जो पोजीशंस हैं वो ज्यादातर वेस्ट पाकिस्तान के लोगों के हाथ में थी। स्पेसिफिकली कहा जाए तो मुहाजिर्स और पंजाबी जो लोग थे। अब इस बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए 1947 के बाद पाकिस्तान में जो पॉलिटिक्स हुई उसे समझते हैं। पाकिस्तान की शुरुआत हुई एज अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ठीक जैसे इंडिया की हुई थी, लेकिन फर्क ये था पाकिस्तान में जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो बहुत ज्यादा पावरफुल थी। पावर एक इंसान के हाथ में बहुत कॉन्सेंट्रेटेड थी, जिसकी वजह से पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सही तरीके से स्ट्रांगली एस्टैब्लिश नहीं हो पाई। साल 1946 में ब्रिटिश सरकार ने इलेक्शंस ऑर्गेनाइज करवाए थे अनडिवाइडेड इंडिया में। इन इलेक्शंस के रिजल्ट्स को देखकर बाद में जब पाकिस्तान और इंडिया का बंटवारा हुआ तो लेजिस्लेचर्स को भी इसी तरीके से डिवाइड किया गया। पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना गवर्नर जनरल बने, जिनका देहांत आजादी के सिर्फ 1 साल बाद हो जाता है 1948 में। उनके गुजर जाने के बाद नजीमुद्दीन गवर्नर जनरल बनते हैं और लियाकत अली खान प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। करीब 3 साल बाद अक्टूबर 1951 में लियाकत का असैसिनेशन कर दिया जाता है और नजीमुद्दीन नए प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। वो गुलाम मोहम्मद को गवर्नर जनरल बनाते हैं जो कि एक पंजाबी थे। साल 1953 में पहला मिलिट्री कू देखने को मिलता है पाकिस्तान में, जब गुलाम मोहम्मद पावर टेक ओवर कर लेते हैं और नजीमुद्दीन को डिसमिस कर देते हैं। अगले साल 1954 में इलेक्शंस होती हैं पाकिस्तान में और इन इलेक्शंस में ज्यादातर सीटें जीती जाती हैं यूनाइटेड फ्रंट के द्वारा, जो कि ऑपोजिशन पार्टीज की एक कोलेशन थी। इनमें से एक सबसे बड़ी पार्टी थी अवामी लीग, जो कि एक ईस्ट बंगाल की पार्टी थी। इन इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को डिसमिस कर दिया जाता है गुलाम मोहम्मद के द्वारा। साल 1955 में गुलाम मोहम्मद ऑफिस छोड़ते हैं और मेजर जनरल इस्कंदर मिर्जा गवर्नर जनरल बनते हैं। इनके अंडर पहली बार होता है कि ईस्ट बंगाल की रीनेमिंग करी जाती है। ईस्ट बंगाल को अब से ईस्ट पाकिस्तान बुलाया जाने लगता है। अब 1947 से लेकर 1971 के बीच में दोस्तों पाकिस्तान में कई फेजेस देखने को मिलते हैं जहां पर मिलिट्री का रूल चल रहा था। इसका मतलब यह है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज डिजर्व करती थी पावर में होना, उनसे पावर छीनी जा रही थी। स्पेसिफिकली कहा जाए ईस्ट बंगाल में रहने वाले लोगों को पॉलिटिकली रिप्रेजेंट होने का मौका नहीं मिल पा रहा था। इसके अलावा ज्यादातर पैसा जो देश खर्च करता था वो वेस्ट पाकिस्तान के पास जाता था। 75% नेशनल बजट वेस्ट पाकिस्तान पर स्पेंड किया जाता था, इवन दो 62% जो रेवेन्यू इनकम आ रहा था सरकार के पास वो ईस्ट पाकिस्तान से आने लग रहा था। जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखने को मिल रही थी वो वेस्ट पाकिस्तान में ज्यादा बेहतर तरीके से देखने को मिल रही थी। 1969-70 में जो पर कैपिटा इनकम था वेस्ट पाकिस्तान का 61% ज्यादा था ईस्ट पाकिस्तान से। 25 गुना ज्यादा मिलिट्री पर्सनल्स थे वेस्ट पाकिस्तान में। और इस सब के अलावा सबसे बड़ा इशू यहां पर था लैंग्वेज को लेकर। जिन्ना और उनके कई एडवाइजर्स मानते थे कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान का सही मायनों में यूनिफिकेशन तभी हो सकता है जब वो एक भाषा बोले, और ये भाषा उनकी राय में होनी चाहिए उर्दू। तो वेस्ट पाकिस्तान
पाकिस्तान के रूलर्स के द्वारा यहाँ पर उर्दू इम्पोजिशन देखने को मिला कि भाई जबरदस्ती है, हर किसी को उर्दू में ही बात करनी पड़ेगी। ऑफिशियल कामों के लिए आर्मी में हम हर जगह उर्दू में ही बात करेंगे सिर्फ। लेकिन ऑब्वियसली ईस्ट पाकिस्तान में रहने वाले जो लोग थे वो ईस्ट बंगाली थे, बंगाली भाषा बोलते थे। इनफैक्ट 56% पाकिस्तानीज बंगाली में ही बात करते थे। उर्दू को एक लैंग्वेज ऑफ द एलीट माना जाता था। जो हाई प्रोफाइल लोग हैं सिर्फ वही उर्दू में बात करते हैं। आम जनता बंगाल में रह रही बंगाली में बात करती थी। 21 मार्च 1948 को मोहम्मद अली जिन्ना ने ढाका में एक स्पीच दी थी और बड़े क्लियरली कहा था पाकिस्तान की स्टेट लैंग्वेज सिर्फ उर्दू होगी और कोई और भाषा नहीं होगी। Let me make it very clear to you. Leave no doubt that state language of Pakistan is going to be Urdu and no other language. ये सब सुनकर बंगाल में रहने वाले लोग बड़े आउटरेज्ड हो गए। इवेंचुअली इस उर्दू इम्पोजिशन की वजह से शुरुआत हुई बंगाली लैंग्वेज मूवमेंट की। 21 फरवरी 1952 एक बड़ा प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा था इस लैंग्वेज मूवमेंट के द्वारा। स्टूडेंट्स का एक बड़ा ग्रुप और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट इकट्ठे हुए प्रोटेस्ट करने के लिए प्रोविंशियल असेंबली के सामने। पाकिस्तान की आर्मी ने इन पर ओपन फायर कर दिया, 5 लोग मारे गए और आज के दिन तक 21 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है एज द लैंग्वेज मार्टियर्स डे बांग्लादेश में। सन 1999 में बाद में जाकर यूनेस्को ने कहा था कि 21 फरवरी अब से इंटरनेशनल मदर टंग डे भी मनाया जाएगा। इसके रिस्पॉन्स में 2 साल बाद जाकर 1954 में बंगाली को फाइनली कहा गया कि एक ऑफिशियल स्टेटस दे देते हैं। 1956 में बंगाली को एक स्टेट लैंग्वेज भी बना दिया गया। लेकिन लोगों के अंदर जो फीलिंग थी बंगाली कल्चर और लैंग्वेज को लेकर वो और मजबूत बन चुकी थी। ऐसे इंसिडेंट्स ने एक बड़ा इंपैक्ट डाला आने वाले सालों में। साल 1965 में इंडिया पाकिस्तान के बीच में वॉर होती है और इस वॉर के बाद ईस्ट पाकिस्तान एक कमजोर डिफेंस के साथ रह जाता है। जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इम्बैलेंस था ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में वो इस वॉर के बाद और उभर के आने लगता है। इसी रीजन से एक 6 पॉइंट डिमांड उठाई जाती है ईस्ट पाकिस्तान के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर। ये डिमांड उठाते हैं शेख मुजीबुर रहमान जो कि अवामी लीग पॉलिटिकल पार्टी के एक फाउंडिंग लीडर थे। इस डिमांड के 6 पॉइंट्स देश हिला देने वाले होते हैं। सबसे पहला पॉइंट ही इसमें लिखा गया था कि पाकिस्तान को एक फेडरेशन स्टेट बनाया जाए और जो ईस्ट पाकिस्तान का रीजन है उसे और ज्यादा ऑटोनॉमी दी जाए। जो रिसोर्सेज हैं ईस्ट पाकिस्तान के अंदर वो ईस्ट पाकिस्तान की सरकार को दिए जाए। 2 सेपरेट करेंसीज हों पाकिस्तान में, एक वेस्ट पाकिस्तान के लिए, एक ईस्ट पाकिस्तान के लिए। ईस्ट पाकिस्तान के अपने इंडिपेंडेंट फॉरेन रिजर्व्स हो, इनफैक्ट एक सेपरेट मिलिट्री फोर्स भी हो। मतलब ये मांगे कुछ ऐसी हैं कि मानो कि ईस्ट पाकिस्तान को एक अपना अलग ही देश सा बना दिया जाए। ये सुनकर ऑब्वियसली वेस्ट पाकिस्तान की सरकार बिल्कुल भी खुश नहीं होती। सारी डिमांड्स को रिजेक्ट कर दिया जाता है और इनफैक्ट वेस्ट पाकिस्तान की सरकार कहती है कि इस तरीके की डिमांड्स उठाना एक सेपरेटिस्ट मांग है। देश के खिलाफ जाना हुआ, ये देश को बांटने की बात करने जैसा हुआ। इसी के चलते 19 जून 1968 को उस वक्त पाकिस्तान में अयूब खान की सरकार थी, वो शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट कर लेती है। साथ में 34 और बंगाली सिविल और मिलिट्री ऑफिसर्स को अरेस्ट किया जाता है पाकिस्तान के खिलाफ कंस्पिरेसी रचने के लिए। इन पर सेडिशन का केस लगाया जाता है। इस केस को पॉपुलरली बुलाया जाता है अगरतला कंस्पिरेसी केस। जनरल अयूब खान का कहना था कि शेख मुजीब और उनके साथी इंडियन गवर्नमेंट के साथ अगरतला में कोलैबोरेट कर रहे हैं जिससे कि वो एक आजाद बांग्लादेश बना पाए। अगरतला त्रिपुरा में है अगर आप भूल गए हो तो। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम तक शेख मुजीबुर रहमान बड़े पॉपुलर पॉलिटिकल लीडर बन चुके थे। बंगाली लोगों की आवाज थे वो। ईस्ट पाकिस्तान में रहने वाले बंगाली लोगों को जो भी अत्याचार, डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वालिटी सहनी पड़ रही थी वो आवामी लीग और शेख मुजीबुर में ही अपनी उम्मीद ढूंढते थे। तो उनके अरेस्ट होने के बाद लोग सड़कों पर उतर आए। भारी प्रोटेस्ट देखने को मिले। इन्हीं प्रोटेस्ट के बीच एक शेख मुजीबुर के साथी सर्जेंट जहारुल्लाह हक, जब ये जेल में बंद थे, इन्हें एक प्रिजन गार्ड के द्वारा मार दिया जाता है। ये सुनकर लोगों में और गुस्सा पनपता है, मानो लोग रेवोल्यूशन करने को तैयार हों। जनरल अयूब खान इस सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए 22 फरवरी 1969 को शेख मुजीबुर रहमान को जेल से रिहा कर देते हैं और जो अगरतला केस उन पर लगाया गया था उसे विड्रॉ कर लिया जाता है। लेकिन इस पॉइंट तक डेमोन्स्ट्रेशंस, प्रोटेस्ट और लेबर स्ट्राइक्स इस हद तक बढ़ चुकी थी कि अयूब खान को खुद रिजाइन करना पड़ता है 1969 में। यहाँ पर याद रखिए कि जनरल अयूब खान ने अपने हाथों में सत्ता ली थी एक मिलिट्री कू के जरिए। बेसिकली पाकिस्तान में उन्होंने पिछले 10 सालों से मिलिट्री डिक्टेटरशिप सी बना रखी थी। खुद रिजाइन करने के बाद वो अपने सक्सेसर को अपॉइंट करते हैं जनरल याहिया खान, और जनरल याहिया खान प्रॉमिस करते हैं कि वो पाकिस्तान में पहली जनरल इलेक्शंस करवाएंगे।
और वो इलेक्शंस करवाई जाती हैं साल 1970 में। ये 1970 की इलेक्शंस के रिजल्ट्स बहुत ही चौंका देने वाले होते हैं। ईस्ट पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी आवामी लीग इन इलेक्शंस को जीत जाती है। 313 में से 167 सीट्स इनके पास जाती हैं। लेकिन शॉकिंग चीज ये थी कि इनमें से एक भी सीट वेस्ट पाकिस्तान में ये नहीं जीतते। पाकिस्तान का लेजिस्लेचर कुछ ऐसे था कि 313 में से 169 सीट्स ईस्ट पाकिस्तान में थी और बाकी वाली वेस्ट पाकिस्तान में थी। तो आवामी लीग ने 313 में से 167 जीती, यानी ईस्ट पाकिस्तान में ऑलमोस्ट हर सीट जीत ली, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान में एक भी सीट नहीं जीती। वेस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीपीपी ने 88 सीट्स जीती और इस पीपीपी पार्टी ने ईस्ट पाकिस्तान में एक भी सीट नहीं जीती। ये शॉकिंग रिजल्ट्स दिखाते हैं कि जो दो हिस्से थे पाकिस्तान के, उनके बीच में दरार कितनी गहरी हो चुकी थी। अब ईस्ट पाकिस्तान में लोगों की पॉपुलेशन ज्यादा थी तो सीटें भी ज्यादा थी, इसीलिए आवामी लीग को यहां पर विजेता माना जाता है। लेकिन एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान में सरकार बनाएगी जिसने एक भी सीट वेस्ट पाकिस्तान में नहीं जीती। जो वेस्ट पाकिस्तान के पॉलिटिकल एलिट्स हैं उनके इंटरेस्ट से बिल्कुल भी मैच नहीं होता। इन इलेक्शन रिजल्ट्स को देखकर जो पीपीपी के लीडर थे उस वक्त, जुल्फिकार अली भुट्टो, वो आर्मी ऑफिशियल्स और जनरल याहिया खान के साथ मिलते हैं और डिस्कस करते हैं कि कैसे नेशनल असेंबली को कैंसिल कर देना चाहिए। लिटरली उनकी मर्जी के इलेक्शन रिजल्ट्स नहीं आए तो इन इलेक्शंस के रिजल्ट्स को खारिज कर दो, और जनरल याहिया खान एग्जैक्टली यही करते हैं। 1 मार्च 1971 को कैंसिलेशन की अनाउंसमेंट करी जाती है कि जो भी इलेक्शन रिजल्ट आए हैं वही खत्म समझो इन्हें। ये सुनकर ईस्ट पाकिस्तान में हल्ला मच जाता है। वहां के लोग कहते हैं कि ये क्या मजाक चलने लग रहा है, ये कोई डेमोक्रेसी हुई? हमने वोट दिया, हमारी मर्जी की पार्टी जीती, और क्योंकि तुम्हें पसंद नहीं आ रहा तुम इलेक्शंस को कैंसिल कर दोगे उठाकर। सड़कों पर फिर से भारी प्रोटेस्ट उतरते हैं और इस बारी आजादी के नारे लगाए जाते हैं। वो कहते हैं कि अगर तुम्हें हमारे लीडर्स को इलेक्ट करने में इंटरेस्ट ही नहीं है तो बाहर निकलो साइड में, हमें आजादी दो, हम अपना अलग से देश बनाएं। ये फाउंडेशन है दोस्तों बांग्लादेशी लिबरेशन वॉर की। इस पॉइंट तक आते आते ईस्ट पाकिस्तान में रहने वाले लोग इस्लाम को एज ए यूनिफाइंग फैक्टर नहीं देखते थे, बल्कि वो अपनी बंगाली एथनिसिटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। वो चाहते थे एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट स्टेट बने जिसमें बंगाली एथनिसिटी यहाँ पर मेन चीज हो। यहीं से ही ये कंट्री का नाम आया है बांग्लादेश, बंगाली लोगों का देश। 7 मार्च 1971 कैंसिलेशन के ऑर्डर्स दिए जाने के बाद आवामी लीग पॉलिटिकल पार्टी जनता के सपोर्ट में उतरती है और कहती है कि यहाँ पर हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चालू करेंगे। वेस्ट पाकिस्तान में बैठी सरकार को कुछ भी कह लेने दो, हम उनकी सुनने ही नहीं वाले। शेख मुजीब यहाँ पर एक बहुत ही जबरदस्त स्पीच देते हैं रेस कोर्स के ग्राउंड पे, एक बड़ी ही ऐतिहासिक स्पीच। बांग्लार मानुष मुक्ति चाहे, बांग्लार मानुष बाँचते चाहे, बांग्लार मानुष तारा आज अधिकार चाहे। नारे लगाए जाते हैं, आवर स्ट्रगल इज फॉर आवर फ्रीडम, आवर स्ट्रगल इज फॉर आवर इंडिपेंडेंस, जय बांग्ला। এবারে সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারে সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। अब इस पॉइंट पर दोस्तों जो ईस्ट पाकिस्तान में रहने वाले बंगाली लोग थे और जो उर्दू स्पीकिंग बिहारी लोग थे जिनका मेंशन मैंने वीडियो के शुरू में किया था, इनके बीच में तनाव बढ़ने लगता है। क्योंकि जो बिहार से उर्दू स्पीकिंग लोग आए थे उन्हें प्रो पाकिस्तान देखा जा रहा था, प्रो वेस्ट पाकिस्तान, क्योंकि वो उर्दू में बात करते थे और जनरली वो वेस्ट पाकिस्तान के सपोर्ट में रहते थे। तो कई अटैक्स देखने को मिले प्रोटेस्ट के बीच में बिहारी कम्युनिटीज के अगेंस्ट। और मार्च 1971 में पाकिस्तान की आर्मी इसे एज एन एक्सक्यूज यूज करती है इंटरवीन करने के लिए। पाकिस्तानी आर्मी कुछ प्रो पाकिस्तान बंगालीज को अपने ऑपरेशंस के लिए रिक्रूट करती है। ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। ऐसा नहीं था कि हर कोई जो ईस्ट पाकिस्तान में था वो अपने लिए एक आजाद देश देखना चाहता था। स्पेशली एक पॉलिटिकल पार्टी थी जमात इस्लामी, उसके पॉलिटिकल लीडर्स और सपोर्टर्स एक्चुअली में वेस्ट पाकिस्तान की सरकार को सपोर्ट करते थे, तो उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी के साथ कोलैबोरेट किया। 10 और 13 मार्च के बीच में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की सारी इंटरनेशनल फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया जाता है और उन्हें अर्जेंटली कहा जाता है कि वो ढाका में फ्लाई करें। कुछ सरकारी पैसेंजर्स को ले जाकर फ्लाई किया जा रहा है वहां पर। कौन है ये लोग? ये है पाकिस्तानी सोल्जर्स जिन्होंने सिविलियन ड्रेसेस पहन रखी हैं एक ऑपरेशन चलाने के लिए। मीनवाइल ईस्ट पाकिस्तान में प्रोटेस्टर्स ने अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लिया है। जो बंगाली नेशनलिस्ट हैं उन्होंने अपनी खुद की एक आर्मी बना ली है जिसे मुक्ति बाहिनी कहा जा रहा है, मतलब द फोर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। मुक्ति बाहिनी गुरिल्ला ऑपरेशंस कंडक्ट करती है वेस्ट पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ
जो ईस्ट पाकिस्तान में मौजूद है। यहाँ पर इंडियन आर्मी का भी कंट्रीब्यूशन आता है, क्योंकि इंडियन आर्मी मुक्ति वाहिनी की फोर्सेस को ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है गोरिल्ला वॉरफेयर में। इसके रिस्पॉन्स में वेस्ट पाकिस्तान एक ईस्ट पाकिस्तान सेंट्रल पीस कमेटी बनाता है, शांति वाहिनी। बड़ा ही आयरॉनिक नाम है, क्योंकि शांति वाहिनी ढेर सारे वॉर क्राइम्स करती है। हजारों सिविलियंस को मारा जाता है, औरतों पर अत्याचार होते हैं और स्पेसिफिकली इंटेलेक्चुअल जो लोग हैं उन्हें टारगेट करके मारा जाता है। टीचर्स, स्कॉलर्स और सोशल एक्टिविस्ट, इन्हें बुद्धिजीवी बुलाया जाता था। इस पॉइंट ऑफ टाइम तक लॉ एंड ऑर्डर का पूरी तरीके से सत्यानाश हो चुका होता है ईस्ट पाकिस्तान में। बंगालीज ने सारी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी बंद कर दी हैं जो भी पाकिस्तान से आ रही हैं। 25 मार्च 1971 वेस्ट पाकिस्तान की सरकार एक भयानक जेनोसाइड प्लान करती है, ऑपरेशन सर्च लाइट। इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि जो भी पॉपुलर लोग बांग्लादेश की आजादी की मांग कर रहे हैं उन्हें पकड़ पकड़ के मार डालो। 25 मार्च की रात को हजारों पाकिस्तानी आर्मी के ट्रूप्स ढाका में मार्च करते हैं। शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट कर लिया जाता है और वेस्ट पाकिस्तान ले जाया जाता है। लेकिन इस अरेस्ट से पहले शेख मुजीबुर ने ईस्ट पाकिस्तान को एक इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर कर दिया था। उन्होंने कहा था, अब से हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, अब से हम बांग्लादेश हैं। इस डिक्लेरेशन को एक ट्रांसमीटर के द्वारा किया गया था। ट्रांसमिशन को होने में कुछ घंटे का समय लगा था, तो मिडनाइट क्रॉस हो चुकी थी। इसी रीजन से दोस्तों आज के दिन 26 मार्च को बांग्लादेश का इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। 27 मार्च 1971 मेजर जियाउर रहमान इस डिक्लेरेशन को पब्लिक के सामने पढ़ते हैं और अनाउंस करते हैं कि बांग्लादेश अब एक आजाद देश है। इसी रात ढाका यूनिवर्सिटी में 2 स्टूडेंट डॉर्मेट्रीज पर हमला किया जाता है और एक ही रात के अंदर 7000 स्टूडेंट्स मारे जाते हैं पाकिस्तान की आर्मी के द्वारा। इस ऑपरेशन सर्चलाइट में 30,000 से ज्यादा बंगालियों का मैसेकर किया जाता है एक हफ्ते के अंदर। आधे लोग जो ढाका शहर में रह रहे थे वो शहर छोड़कर भाग जाते हैं। सारे फॉरेन जर्नलिस्ट को डिपोर्ट कर दिया जाता है और रेडियो ऑपरेशंस को भी शट डाउन कर दिया जाता है। एक मिलिट्री अपॉइंटेड पाकिस्तानी जर्नलिस्ट एंथनी मास्कारेनहास यूनाइटेड किंगडम भाग जाते हैं और 13 जून 1971 को जो उन्होंने देखा था उसे एक आर्टिकल में पब्लिश करते हैं द संडे टाइम्स में। इस आर्टिकल के जरिए पहली बार बाकी दुनिया को पता चलता है कि यहाँ बांग्लादेश में एक्चुअली में होने क्या लग रहा है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी खुद इस आर्टिकल को पढ़ती हैं और इससे मोटिवेट होती हैं कुछ एक्शन लेने को। इस क्रैकडाउन के बाद अवामी लीग के कई पॉलिटिकल लीडर्स इंडिया भाग गए थे सेफ्टी के लिए। 10 अप्रैल को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश गवर्नमेंट फॉर्म होती है एग्जाइल में कोलकाता में। शेख मुजीबुर रहमान को प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है और तजुद्दीन अहमद को प्राइम मिनिस्टर। इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट का एक बहुत बड़ा असर देखने को मिलता है इंडिया पर। 1971 की जो ऑटम थी उस एक सीजन में 10 मिलियन से ज्यादा रेफ्यूजीज बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया भागते हैं। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी यहाँ पर सोचती हैं मिलिट्री का इस्तेमाल करके इस वॉर में हिस्सा लेकर इन लोगों को बचाना ज्यादा इकोनॉमिकली फीजिबल होगा एज कंपेयर टू इन 10 मिलियन रेफ्यूजीज की हम सहायता करने की कोशिश करें। हमारे पास इतने पैसा नहीं होंगे। 28 अप्रैल 1971 इंदिरा गांधी जनरल सैम मानेकशॉ को कहती हैं कि वो जंग की तैयारियां करें, ईस्ट पाकिस्तान में एंट्री करने के लिए रेडी हो। जनरल सैम मानेकशॉ इतने कॉन्फिडेंट नहीं थे इनिशियली कि इतने कम टाइम में इंडिया प्रिपेयर्ड हो सकता है और इस जंग को जीत सकता है, तो वो शुरू में रिजेक्ट कर देते हैं और ऑफर करते हैं रिजाइन करने को। लेकिन इंदिरा गांधी अपना कॉन्फिडेंस उन पर बनाए रखती हैं और उन्हें पूरी आजादी देती हैं कि जब उन्हें ठीक लगे तभी ऑपरेशन किया जाए। उनके काम की शुरुआत होती है मुक्ति वाहिनी को ट्रेनिंग प्रोवाइड करने से। जुलाई 1971 तक आते आते इंदिरा गांधी ने एक्चुअली में ईस्ट पाकिस्तान को ईस्ट पाकिस्तान बुलाना बंद कर दिया है। अब वो इसे बांग्लादेश करके पुकारती है। वैसे सैम मानेकशॉ के बारे में अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं, कुकू एफएम पर ये वाली ऑडियो बुक मैं आपको रेकमेंड करूंगा, बहुत ही डिटेल में जाती है। कुकू एफएम को नहीं जानते, एक बढ़िया ऑडियो लर्निंग का प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ढेर सारी ऐसी इन्फॉर्मेटिव ऑडियो बुक्स आपको सुनने को मिलेंगी। आमतौर पर इसकी कॉस्ट होती है 399 रुपीज़, लेकिन अगर आप कूपन कोड ध्रुव50 इस्तेमाल करेंगे आपको साल भर की कॉस्ट पड़ेगी सिर्फ 199 रुपीज़ ओनली। तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अब टॉपिक पर वापस आते हैं। इस पॉइंट ऑफ टाइम तक अभी भी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं देखने को मिला है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डायरेक्टली। ये सिर्फ 3 दिसंबर 1971 को जाकर ही होता है कि पाकिस्तान ऑपरेशन चेंगिस खान लॉन्च करता है और इंडिया के एयरफील्ड्स पर हमला बोल देता है। पाकिस्तान को डर था कि इंडिया किसी भी वक्त मिलिट्री का इस्तेमाल करके इस वॉर में इंटरवीन कर सकता है और बांग्लादेश को आजाद करने में मदद कर सकता है,
तो वो सोचते हैं कि क्यों ना हम ही पहले उन पर हमला कर दें। लेकिन ऑब्वियसली ये स्ट्रैटेजी किसी काम की नहीं होती, क्योंकि इंडिया की जो मिलिट्री स्ट्रैटेजी थी और मिलिट्री पावर थी वो कहीं ज्यादा बेहतर होती है पाकिस्तान के कंपैरिजन में। इंडिया का रिस्पॉन्स था कि वेस्ट पाकिस्तान में एक डिफेंसिव मिलिट्री स्ट्रैटेजी चले और ईस्ट पाकिस्तान में एक कोऑर्डिनेटेड ऑफेंसिव थ्रस्ट हो, यानी सोल्जर्स को ग्राउंड पर भेजा जाए। इंडिया की वॉर में एंट्री करते ही पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस को अपील करता है कि इंडिया को सीज फायर करने के लिए फोर्स किया जाए। यूनाइटेड नेशंस का सिक्योरिटी काउंसिल 4 दिसंबर को असेंबल करता है। बड़ी लंबी चर्चा चलती है। उस वक्त यूएसए पाकिस्तान के फेवर में ज्यादा था और सोवियत यूनियन इंडिया के फेवर में ज्यादा था। तो यूएस, चाइना और यूके एक्चुअली में सपोर्ट करते हैं कि इंडिया इमीडिएटली सीज फायर कर दे और अपने ट्रूप्स को विड्रॉ कर ले। लेकिन सोवियत यूनियन इस रेजोल्यूशन को वीटो कर देता है 2 बार। और बंगालीज के खिलाफ जो एट्रोसिटीज हो रही थी उन्हें ध्यान में रखकर बाद में जाकर यूके और फ्रांस भी वोट करने से एब्सटेन कर देते हैं। 6 दिसंबर 1971 भूटान पहला देश बनता है बांग्लादेश को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करने वाला। इसी दिन इंडिया भी बांग्लादेश को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर लेता है। 12 दिसंबर तक आते आते इंडिया पाकिस्तान के बीच वॉर में पाकिस्तान एक बहुत बड़ी हार को अपने सामने देख रहा है। पाकिस्तान के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो जल्दी से न्यूयॉर्क जाते हैं अमेरिका के साथ डिस्कस करने के लिए किस तरीके से यहाँ पर एक सीज फायर का केस बनाया जा सके। 4 दिन लगते हैं इस प्रपोजल को फाइनलाइज करने में, लेकिन तब तक ईस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तान की मिलिट्री ऑलरेडी सरेंडर कर चुकी होती है। ये वॉर खत्म हो जाती है। जुल्फिकार अली भुट्टो फ्रस्ट्रेशन में आकर यूनाइटेड नेशंस में अपनी स्पीच रोककर काउंसिल छोड़कर चले जाते हैं। ये वीडियो उनका आप यहां पर देख सकते हैं। Why should I waste my time here in the Security Council? I'm going. 16 दिसंबर 1971 इंडियन आर्मी ने ढाका शहर को चारों तरफ से घेर लिया है। 30 मिनट दिए जाते हैं सरेंडर करने के लिए पाकिस्तान की मिलिट्री को। लेफ्टिनेंट जनरल आमिर अब्दुल्ला खान नियाजी बिना किसी रेजिस्टेंस के सरेंडर कर देते हैं। ईस्ट पाकिस्तान में बैठी सरकार इमीडिएटली कोलैप्स कर जाती है। इसी दिन 16 दिसंबर 1971 हिस्टोरिक इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर साइन किया जाता है। 93,000 से ज्यादा पाकिस्तानी ट्रूप सरेंडर करते हैं इंडियन फोर्सेस और बांग्लादेश लिबरेशन फोर्सेस के सामने। ये दुनिया का लार्जेस्ट सरेंडर था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से। अगले साल 1972 में एक शिमला एग्रीमेंट साइन करी जाती है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। इस एग्रीमेंट के अनुसार पाकिस्तान रिकॉग्नाइज करता है बांग्लादेश को एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। लेकिन पाकिस्तान को ये करने के बदले क्या मिलता है? इंडिया प्रॉमिस करता है पाकिस्तान को कि जो 93,000 पाकिस्तान के प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैं उन्हें वापस पाकिस्तान रिलीज कर दिया जाएगा 5 महीने के अंदर अंदर। और जो 13,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन इंडियन ट्रूप्स ने वेस्ट पाकिस्तान में कब्जा ली थी उसे भी इंडिया वापस कर देगा वेस्ट पाकिस्तान को। कुछ इस तरीके से दोस्तों जन्म होता है एक नए देश का, बांग्लादेश। 1972 में पाकिस्तान के द्वारा रिकॉग्नाइज किए जाने के बाद 1974 में यूनाइटेड नेशंस भी बांग्लादेश को एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री रिकॉग्नाइज कर लेता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में याहिया खान की डिक्टेटरशिप कोलैप्स कर जाती है और भुट्टो को 20 दिसंबर 1971 को नया प्रेसिडेंट स्वॉन इन किया जाता है। शिमला एग्रीमेंट के अनुसार मुजीबुर रहमान को भी जेल से रिलीज किया जाता है। वो ढाका लौटते हैं एक हीरो की तरह। 1973 में जब इलेक्शंस होती हैं बांग्लादेश में लैंडस्लाइड मेजॉरिटी के साथ वो इलेक्शंस जीतते हैं। अवामी लीग उनकी पॉलिटिकल पार्टी पावर में आती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कहानी में यहाँ इतनी कोई हैप्पी एंडिंग नहीं है इस पॉइंट ऑफ टाइम पर। क्योंकि बात क्या है दोस्तों, जिस प्रॉब्लम से पाकिस्तान सफर कर रहा था, कॉन्स्टेंटली मिलिट्री डिक्टेटरशिप्स, उसी प्रॉब्लम से कुछ हद तक बांग्लादेश भी अब सफर करने लगता है। मुजीबुर रहमान एक सेक्युलर आदमी थे जिन्होंने जमात इस्लामी पर बैन लगा दिया था। उन्होंने सारी पॉलिटिकल पार्टीज पर बैन कर दिया जो धर्म के आधार पर बनी थी पावर लेने के बाद। लेकिन 15 अगस्त 1975 को शेख मुजीबुर रहमान को असैसिनेट कर दिया जाता है उनके पूरे परिवार के साथ। सिर्फ उनकी 2 बेटियां जिंदा बचती हैं जो उस वक्त जर्मनी में थी। ये कहानी को मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं क्योंकि और बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज इन्वॉल्व है यहाँ पर। 1975 में जनरल जियाउर रहमान पावर पर कब्जा जमाते हैं और पब्लिक नैरेटिव को चेंज करने की कोशिश करते हैं। यानी बांग्लादेश में भी एक मिलिट्री कू देखने को मिलता है। ये मिलिट्री को हीरोज की तरह पोर्ट्रे करते हैं। जमात इस्लामी पर जो बैन लगा था उसे हटा दिया जाता है और अगले कई सालों तक बांग्लादेश एक सेक्युलर डेमोक्रेसी बना रहने की जगह एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप
डिक्टेटरशिप बना रहता है। साल 2009 में मुजीबुर रहमान की बेटी शेख हसीना पावर में आती हैं और आज के दिन तक भी शेख हसीना ही पावर में है, करंट प्राइम मिनिस्टर हैं बांग्लादेश की। अवामी लीग रूलिंग पार्टी है। इस पूरी कहानी में क्या लेसन आपको सीखने को मिलता है, नीचे कमेंट्स में लिखकर बताओ। आपकी राय में क्या लेसन सीखा आपने इस पूरी कहानी से? मेरी राय में एक बड़ा लेसन जो यहाँ पर सीखने को मिलता है इस बांग्लादेश की स्टोरी से, वो लैंग्वेज इम्पोजिशन का है। शायद अगर जिन्ना ने उर्दू भाषा को इस तरीके से इम्पोज करने की कोशिश ना करी होती और बंगाली लोगों को एक बराबर ट्रीट किया होता वेस्ट पाकिस्तान के लोगों के, तो शायद कभी बांग्लादेश देश एग्जिस्ट ही ना करता। या फिर ये फिर भी होता, क्योंकि ज्योग्राफिकली ये दोनों रीजन्स इतने अलग हैं एक दूसरे से, कल्चर इनके इतने अलग हैं कि यूनाइटेड रहना बहुत ही मुश्किल था। आज के दिन कहना बड़ा मुश्किल है कि क्या होता, लेकिन फ्यूचर में सीख जरूर ली जा सकती है। वीडियो पसंद आया, ऐसे ही और हिस्टोरिकल वीडियोस देख सकते हैं। इंदिरा गांधी की 1975 वाली इमरजेंसी वाला वीडियो जरूर रेकमेंड करूंगा। इसके बाद आप जाकर देख सकते हैं यहाँ क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जनाब, वही वाली बात, 2 पॉइंट्स इन्होंने भी डिक्लेयर किए और वही पूरी वीडियो में समझ में भी आ रहे थे। सबसे पहले जो ज़बरदस्ती उनके ऊपर उर्दू लागू की जा रही थी कि नहीं नहीं भाई आप लोग भी उर्दू ही बोलो। अच्छा, एक है सदियों से जिस इलाके में, जिस कंट्री में, जिस खित्ते में एक लैंग्वेज बोली जा रही है आबाओ व अजदाद से पता नहीं कितनी सदियों से, अब आप उनके ऊपर ज़बरदस्ती एक नई लैंग्वेज ज़बरदस्ती डालोगे। सबसे पहले तो ये जुल्म। अच्छा, मुझे मतलब है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान का अगर देखा जाए तो पाकिस्तान बहुत बड़ा है, बांग्लादेश इतना बड़ा नहीं है, लेकिन अवाम वहाँ ज़्यादा। लेकिन एक तो रेवेन्यू वहाँ से सबसे ज़्यादा आ रहा था। जब बांग्लादेश और पाकिस्तान एक थे, रेवेन्यू वहाँ से सबसे ज़्यादा आ रहा था और सबसे ज़्यादा खर्च यहाँ हो रहा था। 75% और यहाँ के लोगों के इनकम जो है वो उसमें इजाफा हो रहा था। यहाँ के लोगों के हालात बेहतर हो रहे थे, जबकि वहाँ के लोगों के नहीं हो रहे थे। सबसे बुनियादी चीज़ तो ये हो गई कि वहाँ के लोगों के साथ शुरू दिन से, शायद ये कहें कि पहले दिन से ही उस तरह से इंसाफ नहीं हो रहा था जो वो लोग चाहते थे। अच्छा, नफ़रतें कहाँ से शुरू होती हैं? नफ़रतें क्यों शुरू होती हैं? परेशानियाँ क्यों शुरू होती हैं? एक दिलों के अंदर एक इस मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान, तो जाहिर सी बात है जब उनके साथ गलत किया गया तो ही उनके अंदर ये चीज़ आहिस्ता 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 एक तरह से बनी, एक तरह से बिल्ड हुई। अच्छा, जब बिल्ड हुई तो वो एक वक्त ऐसा था जब बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं हुआ, जब उन्होंने उस इलेक्शन को ही कैंसिल कर दिया कि जहाँ पर वो हमारे मतलब का या हमारे माफिक का फैसला नहीं आया है, जो पार्टी जीती है वो हमें नहीं पसंद है, सही, तो इसलिए हम इंटरेस्टेड नहीं है, तो आप कैंसिल आउट समझो। तो ये क्या बात हुई यार? ये डेमोक्रेसी है, ये जमहूरियत है। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ अभी मुझे एक चीज़ की और खबर हुई, जैसे कि लास्ट में भी उन्होंने वीडियो में भी कहा कि ये इकट्ठे इसलिए भी नहीं रह पाते, बीच में डिस्टेंस और डिफरेंस बहुत था। ये तो बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि ये बहुत बड़ी वजह थी। आप देखें, ये बिल्कुल इस कॉर्नर पे, इस हिस्से पे पड़ा हुआ है बांग्लादेश, और आप हमारे पाकिस्तान को यानी कि वेस्ट पाकिस्तान को देखें तो काफ़ी फासले के बाद वो पड़ता है। अच्छा, एक चीज़ और जो मैं पूरा इंडिया बीच में, हाँ बीच में इंडिया है पूरा। मैं बचपन से एक चीज़ और है जो मैं सुनती हूँ, ये कि जी अच्छा चावल काश्त वहाँ होता था, वो भिजवाया जाता था वेस्ट पाकिस्तान, और जो बिल्कुल नाकिस किस्म का चावल या नाकिस किस्म की सब्जियाँ या नाकिस किस्म की चीज़ें या ग़िज़ा थी वो खाते थे, जबकि वो ही उगाते थे, वो ही सब कुछ करते थे, वो भेजते थे यहाँ, ये लोग वो यूज़ करते थे, और वो लोग वो बिल्कुल जानवरों को खिलाने वाले ग़िज़ा वो खाते थे और वो यूज़ करते थे। अच्छा, मुजीबुर रहमान काफ़ी हद तक मुझे तो गलत नहीं लगते। वो पहले दिन से ही, जब से मैंने उनका जिक्र किया है या जब से मैंने उनकी बात सुनी है, उनके बारे में सुना है, जितनी भी नॉलेज हुई है, मुझे लगता है उन्होंने जो भी बातें कही थी वो बिल्कुल ठीक थी। वो अपनी अवामी लीग के लीडर थे, वो अवामी लीडर थे, वो आवाम की ही बात रखते थे, आवाम का ही पक्ष रखते थे, और वो सही कहते थे कि हमें इंसाफ नहीं मिल रहा है। अच्छा, जब वो जीत गए, जब अवामी लीग जीत गई है, आप ये देखो कि 133 सीट्स में से 313 में से 169 सीट्स उन्होंने ले ली थी। ठीक है, भले वेस्ट पाकिस्तान में उनकी एक भी सीट नहीं थी, लेकिन जब ज़्यादा उन्होंने ले ली थी,
एक तरीके से वोटिंग हुई, एक ऑफिशियल तरीके से वो जीत गए, वो लीडर बन गए, उनको प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहिए था, बात खत्म हो जाती। जो रूल है, जो डेमोक्रेसी की डिमांड है, लेकिन आप कौन होते हो कि उसको कैंसिल आउट। अच्छा, 2 बार उनको गिरफ्तार करा, एक दफ़ा उनको मरवा दिया। मतलब जिस हद तक जाकर जो किया जा सकता था, जिस हद तक किया जा सकता था वो किया। अच्छा, जितना किया उतना ही वहाँ से प्रेशर बढ़ा, उतनी ही नफरत बढ़ी। ये समझते थे जैसे उन्होंने दबा देंगे कि रातों रात पहुँच गए बहुत सारे। अच्छा, इस इंसिडेंट के बारे में हमारे यहाँ भी बहुत बातें होती हैं कि वेस्ट पाकिस्तान से रातों रात काफ़ी फाइटर्स और काफ़ी जहाज़ पहुँचे और उनके जो नामी ग्रामी लीडर्स थे ना, उनको उठाया और उनको उठाकर जेल में डाल दिया और फिर उनको मार दिया। अच्छा, इसका रिजल्ट आता रिजल्ट इसलिए आता कि जो ही लोग पार्टी को यूज़ कर रहे हैं, जो ही लोग मुक्ति बानी को लीड कर रहे हैं, अगर आप 100, 200, 500 लोगों की कुर्बानी दे देते हो तो आज देश बच जाता। लेकिन जब एक चीज़ इनको ये थोड़ी सी सेंस करनी चाहिए थी, हमारी उस वक्त की जो आर्मी थी, ये सेंस करना चाहिए था, ये चीज़ आवाम में फैल चुकी है। अब एक बच्चा अगर मुजीबुर रहमान बन जाए, शेख मुजीबुर रहमान के जो अल्फाज हैं वो बच्चे तक चले जाएं, तो फिर मुझे नहीं लगता कि आप उस चीज़ को रोक सकते। अच्छा, वो अपनी चीज़ को, अपनी लैंग्वेज को, मैंने देखा अपने कल्चर को, अपनी लैंग्वेज को, अपने ट्रेडिशन को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते थे। मतलब मैं ये कहूँगी वो मज़हब कार्ड खेलने वाले नेता, ये बहुत अच्छी बात। मुजीबुर रहमान वो सर्क्युलिज्म को परवान चढ़ाते थे। वो ये कहते थे तमाम मजहब हों लेकिन मिलकर रहें, कल्चर को फॉलो करें, लैंग्वेज को फॉलो करें। अच्छा, आपको याद होगा संदीप माहेश्वरी की हमने एक वीडियो देखी थी जिसके अंदर एक लड़की होती है, वो ये कहती है यार मुझे 0 से 0 करने में 3 साल लग गए। मतलब थोड़ा सा इनका जो एक्सेंट होता है, बोलने का अंदाज होता है, वो थोड़ा डिफरेंट होता है। किसी के ऊपर उर्दू इम्पोज कर दें और आप ये सोचें कि वो बोले, उस पर कुछ भी करके उससे बुलवानी है, तो ये नहीं हो सकता ना। एक इंसान अपनी आबाई ज़बान बोलता हुआ आया है, उसके दादा परदादा वो बोलते हुए आए हैं, तो उसकी ज़बान में जो एक चीज़ बैठ गई है, जो एक आ गया है, जिस तरीके से उसने सीख लिया है, वो उस तरीके से उर्दू तो नहीं बोलेगा। आप उसके ऊपर आप भेदभाव करें। अच्छा, आपको क्या लगता है कि वो उर्दू क्यों लागू करना चाह रहे थे? कहीं ना कहीं वो ये सोच रहे थे, जो गलत सोच रहे थे, उनके जहन में था कि कहीं ना कहीं इन दोनों कौमों को एक पॉइंट तो दिया जाए जिससे ये जुड़ जाए, यूनिटी का कोई पॉइंट हो। लेकिन वो ज़बरदस्ती हो गया था, यानी कि आपको क्योंकि वो अपनाना नहीं चाहते आप, हाँ, वो ज़बरदस्ती हो गया। लेकिन वो इनका ये पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि कहीं ना कहीं पूरी कौम को एक ज़बान, एक परचम के तले आ जाए। अच्छा, आज तक इंडिया में उनकी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। हम समझते थे कि इंडिया की जो कौमी ज़बान है वो हिंदी है। कोलकाता में बंगाली बोली जाती है। उन्होंने आज भी अपने मुख्तलिफ राज्यों में मुख्तलिफ किस्म की ज़बानों को नेशनल लैंग्वेज, कोलकाता में, केरला में हिंदी नहीं आती। मतलब बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, एक्टर हैं, वो हिंदी नहीं बोल पाते, जबकि वो पूरी दुनिया में फेमस है। अच्छा, आपको पता है जेनोसाइड इस लेवल का हुआ है कि मेरी परसों ही अपने फादर से बात हो रही थी। वो उस वक्त 13 के 14 के 15 ईयर्स के थे जब ये वॉर हुई है। तो वो ये बता रहे हैं कि मैं उस वक्त मौजूद था और इतना ज़्यादा कत्लो गारत हुआ है, इतना ज़्यादा कत्लो गारत हुआ है कि कुआं टाइप का बना हुआ था और उसके अंदर लाशें फुल हो गई थी। और आपको पता है बंदा मरता था, वो ये कह रहे हैं मैं वाइट रूहें देखता था उनकी बॉडी से निकलते हुए। मतलब मैं 2 मिनट के लिए मैंने उनको बोला आप रिपीट करें, आप क्या कह रहे हैं, आपने अपनी आंखों से देखा? उन्होंने कहा इतना कत्लो गारत था कि मैं झूठ नहीं कह रहा सिद्रा, मैंने अपनी आंखों से मतलब जिस्म में से रूहें उठ रही हैं और जा रही हैं, और मैंने परवास करते हुए देखा उनको। यानी हर जगह लाश, हर जगह जेनोसाइड, हर जगह कत्लो गारत। यानी कि ये उस टाइम पर कहाँ किस एरिया में थे वो? बांग्लादेश बना है इतनी आसानी से नहीं बना है। अब वो उस टाइम पे कहाँ किस एरिया में थे? ये वेस्ट इसकी बांग्लादेश में ही थे। अच्छा, एक चीज़ हमें बहुत पढ़ाई गई है इसको, एजुकेशन में हर जगह ये पढ़ाई गई है क्या क्या हुआ था, क्या क्या नहीं हुआ था, इंडिया ने साजिश की थी, इंडिया ने ये सारा किया था, ये सारी चीज़ें पढ़ाई गई हैं। लेकिन हमें एक चीज़ थोड़ी सी मिस हो गई थी, बिहार वाली। बिहार में बाकायदा वो प्रो पाकिस्तान थे, बिहारी जो है वो पाकिस्तान के साथ देना चाहते थे वो। और जमात इस्लामी का भी आज मुझे पता चला कि यहाँ से स्टार्ट हुई थी। ये वाली बात नहीं है, लेकिन बिहारी वाली तो आपको पता होगा कत्लो गारत लड़ कौन रहे थे? ये इन्हीं को तो मार रहे थे, बिहारियों को मार रहे थे मुक्ति बानी कि आप निकलो, आप प्रो पाकिस्तान, आप प्रो पाकिस्तान। मतलब ये इनका आपस में भी मसले मसाइल थे। ये भी एक मतलब है कि हमारे लिए, कम से कम मेरे लिए तो ये नई बात थी कि वहाँ पर आपस में भी इनके साथ एक भेदभाव था। और दूसरी चीज़ ये है कि जमात इस्लामी, जमात इस्लामी वहाँ पर मज़हब कार्ड खेल रही थी। जमात इस्लामी को भी बाकायदा, अच्छा मैं समझता हूँ कि शेख मुजीबुर रहमान बड़े ज़हीन आदमी थे, क्वालिफाइड थे, बहुत क्वालिफाइड थे, हाई फाई पढ़े हुए थे वो। और फ़ौरन ही उन्होंने मतलब, अच्छा एक और चीज़ है, बांग्लादेश बनने के बाद उन्होंने फ़ौरन ही मतलब है कि इस चीज़ को ख़त्म किया, फ़ौरन ऐसे रूल्स लाए और इनके कत्ल के बाद दोबारा वही हाल पाकिस्तान वाला बांग्लादेश में भी शुरू हो गया। अच्छा, मैं एक चीज़ समझ रहा था कि शेख मुजीबुर रहमान की नस्ल आज तक चल रही है, हुकूमत कर रही है,
लेकिन बीच में इनके साथ भी बड़े लंबा प्रॉब्लम्स gap हुए। आया। उसके बाद 2009 से ही आया सत्ता में। अच्छा, एक चीज़ जो आज भी पाकिस्तान में बड़ी फेमस है, पाकिस्तान में बड़ा कहा जाता है, बड़ी डिग्रेड किया जाता है, 2 टका। तेरी तो 2 टके की औकात नहीं है। मतलब टका इसलिए कहा जाता था, हमारे बड़े बताते हैं कि टके की वैल्यू बिल्कुल कम थी, यानी कि टके की कोई चीज़ ही नहीं आती थी। तो लोग मिसाल के तौर पे देते थे कि तेरी तो 2 टके की औकात थी, 2 टका कम था। आज बांग्लादेश का टका पाकिस्तान के रुपए से बेहतर हो गया है। और यहाँ तक भी सुनने में आया कि जितने भी बंगाली पाकिस्तान में मौजूद हैं, जो किसी ज़माने में तरसते थे कि हमारा यहाँ पे NIC बन जाए, हमारा पाकिस्तान की हमें शरीयत मिल जाए, आज वो वापस बांग्लादेश जाने के लिए खुश हैं। और एक ऐसी बंदे ने मुझे न्यूज़ मतलब बताई, एक वो था कारीगर था मशीन का, जीन्स का, तो उसने बोला हमारे मुल्क में, कराची में, पूरे मुल्क में 11 फैक्ट्रियाँ थी डेनिम की, जीन्स की, बहुत मतलब इंटरनेशनल कंपनी है, ब्रांड है। 11 की 11 कंपनियाँ, 11 की 11 फैक्ट्रियाँ बांग्लादेश चली गई, यानी हज़ारों लाखों लोग बेरोज़गार। अच्छा, एक बहुत ही अजीबोगरीब सी बात जिसमें मुझे बहुत ताज्जुब भी हुआ है और मुझे शॉकिंग लगी कि ऑफिशियली बांग्लादेश बनने से पहले ही बहुत सारे देशों ने बांग्लादेश को बांग्लादेश कहना शुरू कर दिया था। आसपास के देशों ने मान लिया था। भूटान की बात आई, इंडिया की बात आई, और भी 1-2 देश थे उनकी भी बात आई। फिर जब रशिया ने वीटो करा था, पाकिस्तान जब कह रहा था कि आप इनको कहीं के सीज करें और ये क्या कहते हैं, ये पीछे हट जाए, इंडिया पीछे हटे, तो उस वक्त भी जब रशिया ने वीटो करा तो फ्रांस भी पीछे हट गया, और एक और देश बता रहे हैं UK, आई थिंक UK भी पीछे हट गया दोनों। तो मतलब पहले वो हक में थे, फिर बाद में वो भी पीछे हट गए। तो यानी कि उनको भी समझ आ गई कि बहुत ज़्यादा ही मसले मसाइल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्सिटी फैल रही है। अच्छा, इनके ने लास्ट में एक बहुत खूबसूरत बात की कि उन चीज़ों से आज हमें पाकिस्तानियों को या पाकिस्तान की गवर्नमेंट को सीखना चाहिए। आज हम किसी के साथ अगर जुल्म कर रहे हैं, आज अगर हमने किसी कौम को पीछे रखा हुआ है या उनको उनका हक नहीं मिल रहा, तो अल्लाह ना करे कि ऐसी चीज़ें दोबारा रिपीट हों। तो इंसान को अपने पुराने तजर्बों से, पुराने एक्सपेरिमेंट से सीखना चाहिए, और वही रूल, वही उसूल ज़बरदस्ती फ़ौज को ये समझ लेना कि यार फ़ौज तो सब कुछ कर सकती है। बेशक फ़ौज हर मुश्किल वक्त में सब कुछ कर सकती है, लेकिन ये सोचें कि वो अभी तो आवाम उसी मुल्क के हैं। किसी के ऊपर भी जुल्म करने से पहले बंदा ये थोड़ी देर के लिए सोच ले वो भी उसी कंट्री के लोग हैं। कभी किसी ज़माने में हमारे फ़ौजियों ने अगर, वो भी इंसान है, सबसे बड़ी बात ये। बिल्कुल।